बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, वीकेंड है आज और अभी मैं अपडेट जो देख रही थी न्यूज़, वहाँ पर मैंने ये देखा कि जी शहर लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त पे नंबर 1 पर है। बच्चों को तो स्कूल से छुट्टियाँ दे दी गई हैं। थोड़ी सी आप लोग भी एहतियात कीजिए जो लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है ना कि आप वीकेंड पे तो लाहौरी बाहर निकलते हैं, खाना शाना बाहर खाते हैं। थोड़ी सी एहतियात आप लोगों को भी करने की ज़रूरत है। हम खबरों की तरफ भी चलेंगे और इसके साथ साथ अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे जिनकी आज बर्थडे है, वो वेट कर रहे होते हैं जी। इंशाल्लाह 11:05 पर हम उनको विश भी करेंगे। लेकिन सबसे पहला सेगमेंट आज की टॉप स्टोरीज, उनकी तरफ बढ़ते हैं। टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात नायाब, अमराज़ कल्ब की इलाजगाहों में स्टंट खत्म। ऑरेंज ट्रेन के बाद ब्लू और पर्पल मंसूबे की तैयारियां, कर्व्स और नई फिजिबिलिटी पर काम शुरू। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन और स्पीड के लिए रियायती पैकेज, हफ्तावार माहाना बुनियादों पर डिस्काउंट स्मार्ट कार्ड जारी होंगे। और लाहौर पुलिस। ये थी आज की खबरें। इनकी डिटेल्स की तरफ जाएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, कैसर खोकर साहब और अली डामे ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और पहली खबर हमारे पास है जी टीचिंग अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से। टीचिंग अस्पताल शहर के वो बड़े अस्पताल हैं जहाँ रोज़ाना की तादाद में हज़ारों लोग जाते हैं। हज़ारों लोग, ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअली मदद के मुस्तहिक होते हैं, जो कि फ्री इलाज की गर्ज से जाते हैं, जो कि अपने आंखों में ये उम्मीद लिए जाते हैं कि कोई मसीहा वहाँ हमें मिल जाएगा और हमें कहेगा कि जी आपको इलाज भी मुफ्त मिल जाएगा और आपका इलाज फौरी हो भी जाएगा। अल्लाह ताला ये वक्त किसी पे ना लेकर आए। अमराज़ कल्ब की ये इलाजगाह है जहाँ पर जो भी मरीज़ आएगा वो परेशानी की सूरत हाल में ही आएगा और एक्सट्रीम सूरत हाल में ही आएगा। बहुत सारे लोग उसी टाइम आते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जी हार्ट अटैक हुआ है, तो फौरी तौर पर PIC लेके भागते हैं। अब वहाँ के हालात इतने दर्दनाक हैं, ना सिर्फ दर्दनाक बल्कि मेरे ख्याल से उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं। कैसर खोकर साहब, आपसे आगाज कर लेते जी बिल्कुल, ये बड़े अफसोसनाक बात है कि टीचिंग अस्पताल जो है, जो मेन बड़े बड़े शहरों में होते हैं, जहाँ पर हमारी हुकूमती मशीनरी बैठी होती है, हमारी इंतजामिया बैठी होती है, हमारे मिनिस्टर बैठे होते हैं, हमारे वज़ीर आला बैठे होते हैं, अगर वहाँ पर ये दवाइयों का ये हाल है कि दवाइयाँ नहीं मिल रही, स्टंट नहीं मिल रहे, तो मैं आपको बताऊँ कि जो तहसील हेडक्वार्टर के जो अस्पताल है या जो ज़िलों के जो अस्पताल है या जो देहाती इलाकों में जो बेसिक हेल्थ सेंटर यूनिट है या रूरल हेल्थ सेंटर है, वहाँ का क्या हाल होगा? वहाँ का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वहाँ कुछ है भी नहीं, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल सारे लोग जो है ना टीचिंग अस्पतालों का सामना फॉलो करते हैं, टीचिंग अस्पतालों का सब रुख करते हैं। एक छोटा सा एक सर में चोट लगती है बुरेवाला में, तो मरीज जो है ना लाहौर में जनरल अस्पताल में आकर इलाज कराता है, क्योंकि बुरेवाला में, व्याड़ी में, निश्तर में, मुल्तान में उसका इलाज नहीं होता, साहिवाल में उसका इलाज नहीं होता। अब इतने अगर इस तरह टीचिंग अस्पताल जो जनरल अस्पताल जैसे है, निश्तर अस्पताल है या म्यू अस्पताल है, सर्विस अस्पताल है, गंगाराम अस्पताल है या ये बड़े बड़े अस्पताल जो है जना अस्पताल है, अगर यहाँ पर दवाइयों की कमी है, दवाइयाँ लोगों को नहीं मिल रही, खासतौर पर दिल के मरीजों को स्टंट खत्म हो गए हैं और PIC में स्टंट खत्म हो गए और PIC आजाद चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी पिछले दिनों खबर दी कि PIC उधार स्टंट दूसरे अस्पतालों से ले रहा है। उधार स्टंट के साथ और मतलूबा साइज नहीं है तो उसकी जगह 2 स्टंट डाले जा रहे हैं। ये भी हमने ये बड़े अफसोस, मतलब ये तो मजाक है, सीधा मरीजों के साथ मजाक है। इतना ज्यादा बजट है और बजट कहाँ, सारा ब्यूरोक्रेसी पर खर्च हो रहा है। आपने बजट की बात की, वो मैं अली से पूछूंगी। अली, बस मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, मैं यही सोच रहा था खबर पढ़ के कि जो 400 अरब रुपए का हम हेल्थ के लिए बजट एलोकेट करते हैं सालाना, बजट जाता किधर है फिर? अब ये जनवरी से जून तक का जो प्रोसेस इन्होंने मुकम्मल करना था, वो प्रोसेस मुकम्मल ही नहीं हुआ। हैरत की बात है कि आपका फाइनेंशियल ईयर जुलाई से उसका आगाज़ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये प्रोक्योरमेंट का जो एक प्रोसेस है वो आप शुरू ही नहीं करते, तो ये सरासर नहली है। इसका जवाबदेह कौन है? आप किसी से पूछ नहीं सकते हो कि कौन जवाब दे। अब वज़ीर आला पंजाब चौधरी साहब हैं तो अब उनको जवाबदेह होना चाहिए। और मैंने जब देखा कोई वज़रा में से कोई बीमार हुआ, चाहे वो PIC गया, चाहे वो सर्विसेज गया, उनके लिए स्टेट ऑफ दी आर्ट सहूलियात वहाँ पे मैसर होती हैं। देखिए, उनके लिए सर्विसेज हॉस्पिटल में आपने VIP रूम्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हुए हैं। उनकी अभी पिछले दिनों ही उनकी रेनोवेशन हुई है, दोबारा से वहाँ पे 200 मिलियन का बजट खर्च किया गया है, यानी कि 20 करोड़ रुपए
लगा के वहाँ पे जजेस ने आना है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स ने आना है और वहाँ पे आपके मिनिस्टर्स ने आना है। कहाँ से आता है, फिर सहूलियात कहाँ से आती है? देखिए, ये बता दें, प्रायोरिटीज़ जो होती है ना, प्रायोरिटीज़, तरजीहात आपने डिसाइड की होती हैं कि ये हमारे लिए है तो ये अशरफिया के लिए है तो इसको फौरी तौर पर कंप्लीट किया जाए। क्या कसूर है ये आम शहरी के लिए है तो इनको आप साइड पे रख दें। ये चीज़ें डिसाइड की होती हैं। जो प्रायोरिटी का काम होगा, जो किसी मिनिस्टर का, ब्यूरोक्रेट का, जजेस का होगा, वो फौरी तौर पर काम हो जाएगा। ये तो हमने हमेशा से इंतज़ामिया के अंदर मशीनरी में, हुकूमती मशीनरी में ये चीज़ें देखी हैं। आम शहरी पिसता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जब हलफ लेते हैं तो आप ये वादा करते हैं कि आप अवाम के नुमाइंदे हैं, खिदमत करेंगे, आप खिदमत करेंगे। जो चीज़ इंतज़ामिया नहीं दे सकती वो आपने करवानी है, आप उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अपने इजला को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर उनको फोकस किया हुआ है, किसी और तरफ तवज्जो नहीं है। बात की मुझे बताएं, आपने बजट दे दिया, उसके बाद कोई तरीक़ेकार नहीं होता कि उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि आया किस सेगमेंट में, किस किस अस्पताल में कितना बजट इस्तेमाल हुआ, उसका तरीक़ेकार क्या, उसके लिए जवाबदेह क्या कोई नहीं होता? देखें, हर हॉस्पिटल का जब अब फाइनेंशियल ईयर नए का बजट जो है वो उसकी तैयारियाँ शुरू है, तो अब हर हॉस्पिटल जो है वो अपना एक बजट बना के स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को या उसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, उनको अपनी प्रपोजल्स भेजेगा कि मेरे हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर 10 अरब है सालाना, तो मुझे 10 अरब रुपए का बजट दिया जाए। ये हॉस्पिटल की डिमांड होगी। हॉस्पिटल की डिमांड अदारे के पास चलेगी, अदारा वही डिमांड भेज देगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, फाइनेंस फिर वहाँ पे कट लगा देता है। अन्ना, मैं आपको बताऊं कि अगर अस्पताल के पास बजट नहीं भी है तो हमारे मुल्क में बहुत सारे मुखियर हज़रात हैं जो बजट देने के लिए तैयार बैठे हैं। अस्पताल का फ्रेंड्स ऑफ पीआईसी के ताउन से बहुत अच्छा काम बिल्कुल, आप दिल वाला अस्पताल का जो एमएस है, किसी भी मुखियर हज़रात को लाहौर में फ़ोन करे कि मुझे इतने स्टंट चाहिए और लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्ते के वो ट्रांसपेरेंट तरीके से मरीजों तक पहुंचे। लोग देने के लिए तैयार हैं, लोग इस तरह लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। आप हमारे बड़े बड़े गुलबर्ग में, डिफेंस में, कैंट में, हमारे जो रिमोट एरियाज हैं, जो बड़े बड़े हमारे लीड एरियाज हैं, वहां पर लोग देने के लिए तैयार हैं और बैठे हुए हैं और फैक्ट्री ओनर है, लेकिन बशर्ते के ईमानदारी से खर्च किया जाए, लोग देने के लिए तैयार है। आप देखें जनाब अस्पताल में भी तो देखिए मिलना शुरू नहीं है ना। सवाल निशान ये भी उठता है कि जब ये स्टंट आप परचेज नहीं कर पा रहे तो आपने फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इजारादार बना दिया ना। है, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने तो ऑप्शन उनकी तरफ छोड़ दी, क्योंकि हेल्थ कार्ड के ऊपर तो कार्डिक का सारा ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं और वो सारा पेशेंट जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल। बिजनेस कौन करेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल के पास तो कुछ ना आया। तो ये आप पब्लिक सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, यानी आप कह रहे हैं कि असल में ये नवाजा जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को। बहुत नवाजा जा रहा है, बहुत नवाजा जा रहा है। कहाँ है डॉक्टर साहिबा जो कहती हैं कि जी हम तो कोई अपने अस्पतालों के बारे में देखते नहीं हैं, हमने तो मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस में आप दावा कर सकती हूँ मैं कि मैंने कभी इतना काम नहीं किया जितना मैं यहाँ पर कर रही हूँ। कहाँ है वो काम? नज़र आना चाहिए, फिर नज़र तो नहीं आ रहा। खैर चले, अगर वो काम कर भी रही हैं तो हम ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी, आपने करना है। लेकिन आज मेरे ख्याल से तकरीबन 2 महीने होने को आ गए हैं, पीआईसी से हमें बार बार यही खबर मिल रही है और यहाँ पर दिल के इलाज के लिए ये वाहिद इलाजगाह है जहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर हमेशा से बेड्स की किल्लत रही, जहाँ पर हमेशा से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का वो एक कहते हैं ना कि तूफान रहा, लेकिन हम कभी भी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए। अगर कभी मैनेज हुई भी तो खोकर साहब ने जैसे कहा कि मुखय्यर हजरात की मदद से, अदरवाइज नहीं हो पाई। अब इसके लिए मेरे ख्याल से हुकूमत वक्त को सोचना भी है, समझना भी है, थोड़ी सी फिक्र करनी है कि इन चीज़ों के जिम्मेदार वो हैं, इसके जवाबदेह भी उन्हें किसी वक्त देगा। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और अब खबर ये है कि जी ब्लू और पर्पल ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है, कर्ज और नई फिजिबिलिटी पर काम शुरू किया जाएगा। अली, आपकी खबर है, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, क्या प्लान है? देखें, ये 2006 में एक स्टडी की गई थी लाहौर के अंदर जो रैपिड ट्रांसफर सिस्टम है कि आपने लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मज़ीद बेहतर करना है और 4 एक अंडरग्राउंड ट्रेन आपने चलानी है और उसके लिए अब स्टडी मुकम्मल कर ली गई। स्टडी के बाद इम्प्लीमेंट का काम था, इम्प्लीमेंट में आने के बाद गवर्नमेंट जो है वो चेंज होगी, तो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ बने 2008 के बाद। तो उस वक्त उन्होंने प्लान जो स्टडी को मद्देनज़र रख के ग्रीन लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट, यानी कि जहाँ पे और ट्रेन चलनी थी वहाँ पे मेट्रो बस चला दी, ऑरेंज ट्रेन अंडरग्राउंड बननी थी उसको पुल बना के ऑरेंज ट्रेन चला दी।
अब उसके बाद आती है पर्पल लाइन और ब्लू लाइन। ये प्रोजेक्ट बहुत देर से डिले था और आपको याद होगा हमने बहुत सारा खबरें चलाई थी कि इस प्रोजेक्ट को अब बंद किया जा रहा है कि ये नहीं हो शुरू हो सकता, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन के लिए हमने चाइना से बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया। ऐसे ही है बिल्कुल। अब ये प्रोजेक्ट क्योंकि ये वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ लाई के दौर में इसकी स्टडी हुई थी, अब वो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू हो क्योंकि रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। ना इनसे ऑरेंज ट्रेन तो चलाई नहीं जा रही है और पर्पल और ब्लू यही ट्रेन कहने वाली थी, क्यों जरूरत और महसूस आप हो देखिए रही इन्होंने है? कहा था ऑरेंज ट्रेन चलेगी तो ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी, लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे, सड़कों पर कोई रश नहीं होगा, सही बात है। और वो हल हुआ है। ऑरेंज ट्रेन कर्जा लेकर बनाएगी और कर्जा जो है ना वो सी पैक मनसूबे का कर्ज था वो यहाँ पर खर्च किया। ऑरेंज ट्रेन पे सफर किया, अब मजीद ब्लू ट्रेन और पर्पल ट्रेन जो है वो चलाएंगे और उस पर कर्ज लेकर चलाएंगे। इतना पंजाब गवर्नमेंट पर बजट पर कर्जा आ जाएगा, कल को कर्ज उतारेंगे कैसे उतारेंगे? खोकर वो साहब उतारने का मसला होगा। इसका मसला ये नहीं है, इसका मसला ये है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर की जाए, सड़कों की हालत बेहतर की जाए और हर सड़क को जो है ना बेहतर किया जाए। और ट्रैफिक मैनेजमेंट खोकर साहब कैसे बेहतर हो? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पहले फर्स्ट ऑफ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट देनी पड़ेगी। इन्होंने मेट्रो बसें शुरू की, वो भी अभी देखे कुछ रोड पर चली है कुछ पर नहीं चली, उनसे भी अभी मुस्तफीद नहीं हो सके। अब पर्पल ट्रेन ये सारा ये ब्यूरोक्रेसी का सियासतदानों का कमीशन लेने का चक्कर होता है कि ब्लू ट्रेन शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। ये ब्यूरोक्रेसी और जो सियासतदान इसमें कमीशन खाएंगे, पैसे खाएंगे और गैर मुल्की दौरे करेंगे, गैर मुल्की दौरे करके ये होगा। आवाम को क्या होगा? मुझे सिर्फ ऑरेंज ट्रेन का एक फायदा बता दे कि ऑरेंज ट्रेन से लॉरियों को एक फायदा हुआ हो। आप अपनी जात पर बताएं आपको ऑरेंज ट्रेन से क्या फायदा हुआ? आपने ऑरेंज ट्रेन पे खोकर सब सफर किया? बिल्कुल सफर किया, लेकिन जो सफर करते हैं आप उनसे पूछे कि उनको कितना सहूलत मिली है। अभी तक खसारा नहीं निकल सका, अभी तक किराया डिसाइड नहीं हो सका कि ऑरेंज ट्रेन का किराया कितना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोकर साहब जहां भी चलती है इंटरनेशनल लेवल पे वहां पे खसारा होता है। सब्सिडी पर चल रही है ऑरेंज ट्रेन सारी और सब्सिडी पर चलाई जा रही है और उसका इतना ज्यादा डेफिसिट है, खसारा है, मुलाजमों की तनख्वाहें देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। सही कह रहे हैं। और हर उन्होंने कोई गलत नहीं उठाया। अली मान ने जो पॉइंट उन्होंने उठाए हैं बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर हमेशा गवर्नमेंट पेमेंट करती है। आप लंदन का ट्यूब सिस्टम उठा ले, वो भी यही कहते हैं कि खसारे में, हालांकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। बात ये नहीं, बात ये इस प्रोजेक्ट का आप मुस्तकबिल में देखें इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। माना कि ये आपने कर्ज लेकर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है। फिलहाल यहाँ पर जो हमें फीडबैक मिलना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ना तो हमें वो ऑरेंज ट्रेन की सूरत में, मेट्रो काफी हद तक लोग बहुत सफर करते हैं। आप ऑरेंज ट्रेन को भी देखें, ऑरेंज ट्रेन पे बहुत है ना लोग सफर कर रहे हैं। अली लिंक रोड कम बनते हैं ना, अब जिन लोगों को लिंक रोड देखें, हम प्रॉपर काम उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको लिंक करने के लिए ये दो लाइनें बहुत जरूरी हैं। ये दो लाइनें जरूरी हैं। जब आप एक रैपिड आपने ट्रांजिट सिस्टम के तहत स्टडी करवाई है, उसका मकसद ये कि आप चारों प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे, फिर उसको आप मुख्तलिफ रोड्स के साथ लिंक कर देंगे ताकि अन्ना को घर से ऑफिस आने तक गाड़ी अपनी निकालनी ना पड़े। वो रोड से निकले, बस का इस्तेमाल करे। बस का इस्तेमाल है कि जो उनके पास करीब ऑरेंज ट्रेन का, पर्पल का, ब्लू का जो भी स्टेशन है वो वहाँ पे स्टेशन पे बैठे अपनी मंजिल तक पहुँचे। मंजिल से पहुँचने के बाद वहाँ पर जो आपको एक ट्रांजिट सिस्टम के लिए आपको स्पीडो बस दी गई है, कोई भी बस लिंक की गई है, उस बस पे बैठ के आप ऑफिस आ जाए। माजरत के साथ अब मुझे ये समझ आ रही है अच्छा प्रोजेक्ट है, चलिए प्रोजेक्ट अच्छा, हमारे पास फाइनेंशियल इसके लिए कोई पावर नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन हम इस पे कोशिश ये करते हैं कि हम जो डोनर एजेंसीज हैं उनसे राब्ता करके इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते हैं। मान लिया, मुझे सिर्फ ये बता दें, आप आज खोखर साहब वाले पॉइंट पे, जिन जिन लोगों ने पैसे खाने हैं, आपको सेहत के मामलात पता है क्या है? बिल्कुल। आपको तालीम के मामलात पता है, आप उन पे तरजीह दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, क्यों? यहाँ से आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक है? तो फिर क्या फायदा? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कर्ज लेके हर चीज बना रहे हो, उसके अलावा आपके पास पैसे है आने वाले टाइम में हमें किस तरह भुगतना पड़ेगा, कितना डबल कर्ज उतारना पड़ेगा। कर्ज लेकर बनाया तो ऑरेंज ट्रेन अपना कर्ज खुद उतारे और वो खुद उतार ही नहीं, वो खुद खसारे में जा रही है। सही कह रहे हैं। उसके मुलाजमत को तनख्वाह देने के लिए आपको आने वाले टाइम में क्या गारंटी है कि ये डबल कर्ज नहीं आपको उतारना पड़ेगा? नहीं, गारंटी इसमें डबल कर्ज आपको देना पड़ता है। जब रीपेमेंट्स का टाइम आएगा आपको इस पे सूद भी देना पड़ेगा। लेकिन देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू भी है, बुरा पहलू भी है। अच्छा पहलू ये कि आवाम के लिए एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बहुत अच्छा सिस्टम आ जाएगा, आपकी रोड के ऊपर ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत कंट्रोल हो जाएगी। जब आप ये चीज़ें आप देंगे, फिर आप इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकायदा तौर पर आप एक पॉलिसी बनाएंगे कि भाई सड़कों पर आप गाड़ियाँ लेकर ना आएँ, ठीक है? उसके बाद लोग ऑटोमेटिकली इसको इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, जो आपने लोन वाली बात की, ये तो हकीकत है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जब ये प्रोजेक्ट इसकी स्टडी की गई तब तो ये 200 बिलियन तक का इसकी कॉस्ट थी, अब इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी।
प्रायोरिटी में मैं नहीं ये कहता कि आपको प्रायोरिटी में ये प्रोजेक्ट रखना चाहिए। प्रोजेक्ट आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम वर्किंग ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ आपके जो असल मैटर्स हैं वो एजुकेशन है और हेल्थ है। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अगर आपको लोन लेकर भी काम करना पड़ता है तो आपको करना चाहिए, लेकिन फिर सवाल निशान उठता है कि जो 400 अरब रुपये का हम हेल्थ के ऊपर बजट देते हैं फिर वो जाता कहाँ पे है। वही ना, खोकर साहब ने बात की कमीशन, वही बात ठीक है, हर प्रोजेक्ट में किस प्रोजेक्ट में अच्छा, कमीशन ये भी बता दें वो जो कर्ज होगा वो उतारना हमने और आपने ही है ना? डेफिनेटली और या तो ये है कि पर्पल जो ट्रेन है या ब्लू ट्रेन चले वो खुद कर्ज अपना उतारें, वो खुद तक कर्ज उतार नहीं सकेगी क्योंकि ऑरेंज ट्रेन की मिसाल हमारे सामने है, चीज फौरी तौर पर उसका मिसाल हमारे सामने है और वो खुद कर्ज नहीं उतार सकती। तो फिर फायदा आप बिजनेस शुरू करेंगे, आप बिजनेस शुरू कर दें, आप चाहते हैं कि 2 साल में आवाम को आपने और तंग करना है तो इस तरह की सहूलियात फिर जहमत नहीं बन जाती? मुझे सिर्फ ये बता दें। देखिए, जब आप सहूलियात की बात करते हैं तो फिर आपको कुछ देर के लिए जहमत तो उठानी पड़ती है। ये कुछ देर नहीं होगी, यकीन माने आपको रोड पे भी सफर करते हुए आपको जहमत का सामना रहेगा, आपकी जेबों पे भी बोझ डलेगा और अल्टीमेटली सिर्फ मुतासिर कौन होगा? हम आप होंगे जिन्होंने कमीशन कमानी है, जिन्होंने पैसा लूटना है, वो अच्छा पैसा लूटेंगे और समेटते चले जाएंगे। और बाद में पहले बताया ना, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, अच्छा पहलू, बुरा पहलू। बुरे पहलू में आप ले लेंगे लोग ये कमाई अच्छी रखें। देखिए, उम्मीद अच्छी, आपके लाहौर शहर के अंदर एक प्रोजेक्ट उम्मीद अच्छी रख लेते हैं, लेकिन खोकर साहब के पॉइंट बहुत वैलिड है। मैं कब कह रहा हूँ खोकर साहब के पॉइंट नहीं, और जो लोग पैसे खाएंगे हम पैसे वो अदा करेंगे। जब इस प्रोजेक्ट में शुरू होने हैं पता नहीं तब तक वजीर आला पंजाब होंगे या नहीं होंगे, वो ब्यूरोक्रेट्स होंगे या नहीं, कोई आने वाला ब्यूरोक्रेट, और फिर आने वाला क्या उसके साथ सलूक करेगा प्रोजेक्ट के साथ। ये भी हमने माजी में मिसालें देखी हैं कि अगर आपके फेवर में नहीं है प्रोजेक्ट तो कोई उसको जंगला बस सर्विस कहेगा, कोई उसको कुछ कहेगा। आवाम के पैसे किस तरह रुलेंगे आपको इसका आइडिया भी नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और अब आ जाते हैं जी, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और स्पीडो के लिए रियायती पैकेज स्मार्ट कार्ड जारी होंगे। फिर शायद लोग इस पर सफ़र कर सके और फ़ायदा हो जाए कुछ इसका लाहौरियों को भी। खोकर साहब एग्री करते हैं आप? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि अगर रहती कार्ड जारी होते हैं तो ये अच्छा कदम है। ये होने चाहिए रहती कार्ड, और लोगों को जैसे फ्लैट रेट पर जो अगर कोई महीने का पूरा कार्ड ले लेता है या हफ्ते का कार्ड लेता है उसको रियायत मिलनी चाहिए, तो ये अच्छी बात है। हो सकता है फिर अली ने जो उम्मीद दिलाई है कि ऑरेंज और पर्पल ट्रेन आ जाए, वहाँ पे भी कुछ रियायती मिले तो नहीं, लेकिन वो वहाँ मेरा मौक़िफ़ ये है कि वो खुद रेवेन्यू जनरेट करके अपना कर्जा खुद उतारें। अच्छा, फिर ठीक बात है। सही। अगर उनका कर्जा हुकूमत ने या आवाम ने उतारना है, वो खसारे में जानी है, तो फिर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो मेरा वो पॉइंट है। ठीक है। आपके जितने भी सूबाई डिपार्टमेंट हैं, इस सूबाई डिपार्टमेंट का काम तो ये है कि आवाम ख़जाने में पैसा लेके आएँ। ये कितना पैसा कमा रहे हैं, कितने अरसे से बना के दिए हुए हैं, कोई पैसा कमा रहे हैं सर? देखें, कोई भी प्रोजेक्ट है उसको एक टाइम लगता है। उसको आप थोड़ी ना, आपने अब 2019 से 21 में आपने इसको ऑपरेशनल किया है तो अब 2022 में आप समझ आपको 1 बिलियन का वो एस्टिमेट दे दे, आपको वो रेवेन्यू दे दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। उनकी कोशिश ये है कि आप अब देखें, प्लान ये बनाया कि जो नीचे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, वैन्स चल रही हैं, रिक्शा चल रहे हैं, इनको बंद करें, क्योंकि ये उनके रेवेन्यू में मसला पैदा कर रहा था। मसला ये था, उसी के लिए उन्होंने एक रेट जो है वो डिस्टेंट टू डिस्टेंट उन्होंने रेट मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और वो कर भी दिया कि नीचे लोग स्टेशन टू स्टेशन जाने के लिए 20 रुपये रिक्शे वाले को दे के वो पहुंच जाते हैं। तो एक ट्रेन का किराया आप 40 रुपये आपने ओवरऑल ही देना है, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। उसके लिए आपने डिस्टेंट टू डिस्टेंट फेयर उसका मुकर्रर किया। दूसरी तरफ अब ये जो पैकेज है आपने रियायती देना है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज ट्रेन को तरजीह दें। बिल्कुल। अब खोकर साहब ने पता नहीं देखा ये नहीं देखा, मैंने देखा जी, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वहाँ पे सफ़र करते हुए, ख़वातीन की बड़ी तादाद सफ़र करती है वहाँ पे। आप ये नहीं कह सकते कि प्रोजेक्ट जो है वो यूज़फुल नहीं है, ये यूजलेस प्रोजेक्ट है। यूजलेस नहीं, आप देखें तो कितना लोग सफर करते हैं। भी देंगे ना, आप देखें स्मार्ट कार्ड, और फिर खबर में लिखा है स्टूडेंट्स और वर्किंग वुमेन को 30% रियायत दी जाएगी, बुजुर्ग और माजूर शहरियों को फ्री सफरी सहूलत होगी। ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी बात है कि जो बुजुर्गों को जो खासतौर पर जो फ्री सर्विस है, ये बहुत अच्छी बात है। सीनियर सिटीजन को होनी चाहिए फ्री सर्विस। अभी आपने इसको अवेल कर सकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट है और वर्किंग वुमेन को एक स्टोरी याद होगी कि एक लड़की के लिए एक स्पेशल ट्रेन जाया करती थी, सिर्फ वो गाँव में एक लड़की थी और उसको सिर्फ पिक एंड ड्रॉप देती थी वो ट्रेन। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको आप देखें सही मुस्तकबिल में आपको क्या रेवेन्यू देता है। बिल्कुल ऐसे ही आप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर फोकस करें इनका,
हो सकता है उम्मीद करें, उम्मीद तो की जा सकती है ना कि ये अपना रीपेमेंट्स के ऊपर अपना लोन जो है रीपे करना है, हो सकता है इसमें मददगार साबित हो, लेकिन मददगार साबित तब होगी जब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, जब हम लोग इस पर सफ़र करेंगे। लेकिन ना अगर इस तरह सब्सिडीज पर कार्ड पर रियायत कराया होगा तो फिर वो कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट करके अपना कर्ज उतारेगा? फिर आपने ये क्यों कहा ये अच्छा है? ये भी मसला है ना एक। फिर आपने ये क्यों लेकिन कहा? खोकर साहब का पॉइंट ये है ना कि अब वो फिर कर्जा कैसे उतारेंगे, अल्टीमेटली फिर अवाम के ऊपर वो बोझ आ जाएगा। अगर आप एक बंदे को सब्सिडी दे रहे हैं, अगर दूसरा बंदा साथ शामिल होगा तो आप उसी को रकम को पूरा कर सकते हैं। आप ये भी देखें, अगर आप एक बंदे को देके अगर 3 बंदे साथ और अटैच कर रहे हैं तो आप अली 20 मस्जिद है कि कमा हम मान लें कि ये अवामी सहूलत के प्रोजेक्ट हैं और हमारे यहाँ जो एक्सपीरियंस हमने अवामी सहूलत का आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने अवाम से वोट लिया है कि आप उनको अच्छी ट्रांसपोर्ट देंगे, अच्छा हेल्थ देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे। वो जाता है ना, अगर ये पूरा नहीं कर सकते, जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी आपको जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। हो जाता है तो फिर वो अवाम की सहूलत से अब अवाम क्या, लाहौर 2022 में भी लाहौर के जो लोग हैं वो टूटी हुई बसों में सफर करें, वो तरीकाकार है यार। देखिए आपने 2022 में आ चुके हैं, आपने बड़ी उम्मीदें लगा ली, भाई आप किससे लगाई हैं मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने किससे बात ये नहीं, आप इतना बजट दे के आपने सिर्फ सरकारी अफसरों के लिए नई गाड़ियां खरीदनी है, आवाम के लिए कुछ नहीं। यही होगा आने वाले टाइम में भी अली, यही होगा। आपने पता नहीं किससे उम्मीदें लगाई हैं, मुझे नहीं समझ आता। भैया उम्मीद रखनी चाहिए, अब उम्मीद तो नहीं ना छोड़ सकते। मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ बने, ये ना सिर्फ लाहौर के लिए बल्कि दीगर अजला के ऊपर भी फोकस करें आप। वहाँ पर भी आप जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, हो ही नहीं रहा, कौन फोकस कर रहा है लाहौर पे? लाहौर पे देखिए, लाहौर को जितना भी मिला है ठीक मिल गया, लेकिन अब आके जो गवर्नमेंट आई है वो अब इस तरह से फोकस नहीं करी, वो एक अलग बात है। लेकिन इसके अलावा दीगर अजला को भी आप नज़रअंदाज मत करें। गोया कि ये लाहौर एक बड़ा शहर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है और बड़े बड़े शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं, तो लाहौर देखने के लिए भी आते हैं। अगर कोई हेल्थ का मसला है तो लाहौर, एजुकेशन का मसला है तो लाहौर, शॉपिंग है तो लाहौर, आपका मेन सिटी है, बड़ा ठीक है। आपको लाहौर को डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा इशू है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बारहा पंजाब हुकूमत को कह चुका है कि जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे आप ट्रैफिक मैनेजमेंट को कभी काबू नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, आप जितनी मर्जी रोड कुशादा कर लें, अंडरपासेस बना लें, फ्लाईओवर बना लें, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत जब तक आपको बेहतर नहीं होगी, ना तो आपका रश कम हो सकेगा, ना ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर हो सकेगी। अब रोही नाले के ऊपर स्पीडो बस सर्विस चल रही है, कभी सोचा कि रोही नाले के ऊपर स्पीडो बस सर्विस चलेगी? कभी जाके देखे तो वहां से लोग कितना उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। ये उनसे पूछें जो इस सहूलत को हासिल कर रहे हैं। हम लोग तो गाड़ियों में आते हैं, हमें क्या पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। या खोकर साहब ने कभी स्पीडो बस सर्विस यूज की है? ना। मैंने मेट्रो बस इस्तेमाल की है, मुझे उस दिन अंदाजा हुआ कि मैंने कहा यार कितना लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल खोकर साहब बुजुर्ग शहरी नहीं है तो फ्री सफर नहीं कर सकते, तो उसका फायदा भी नहीं, तो इसीलिए वो स्पीडो बस सर्विस यूज भी नहीं करेंगे। वैसे लाइटर नोट पे था। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर है जी, तब्दीली सरकार में भी थाना कल्चर ना बदला, शहरी ख्वार पता नहीं कि क्यों लिखा है, कौन सी उम्मीदें अली ने लगाई हुई हैं, कौन सी उम्मीदें इरफान साहब ने खबर दी है वो लगाए बैठे हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि पता नहीं, मैं नहीं ये चाहती, ना उम्मीदी वाकई कुफ्र है, लेकिन बस बहुत काम इनका देख लिया, बहुत पुलिस की कारकर्दगी देख ली, अब भी उम्मीदें लगानी हैं। अब भी आप थाना कल्चर की बातें करें, बचपन से हम यही हालात सुनते आ रहे हैं और अब भी आपके तब्दीली सरकार ने कल्चर तब्दील ना किया, भाई किसी ने तब्दील नहीं करना, मजीद खराब ही होगा। लाहौर पुलिस के खिलाफ 26,000 शिकायत। हमने अपनी शिकायत, हमने अगर कोई खुदा ना खास्ता वाकया पेश आ गया पुलिस के पास लेके जाना है कि जी हमारे साथ खुदा ना खास्ता ये मुश्किल पेश आ गई है, ये वाकया पेश आ गया है। ये 26,000 ये जो शिकायत है खोकर साहब किसने देखनी है? बिल्कुल, ये आवाम की बड़ी जेन्युइन शिकायतें हैं जिनको थाने में रिलीफ नहीं मिलता, डीएसपी के पास जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं, फिर वो देखें वो जाकर तब्दीली सरकार के लिए, वो लाहौर पुलिस के लिए उन्होंने 26,000 जो है मेरी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही। कौन सी तब्दीली सरकार? मैं वही कह रही हूँ, कौन सी तब्दीली? हम कानूनी, हम बचपन से सुनते हैं कानून का बोलबाला होगा, अब इंसाफ होगा, अब थाना कल्चर बदल जाएगा, लेकिन अभी तक ना थाना कल्चर बदला, ना कानून की बालादस्ती हुई है, ना कानून का बोलबाला हुआ है अभी तक उसी तरह। और देखें ये आईजी ऑफिस में जो है ये कंप्लेंट सेल बना है, जहाँ पर अली साई ने खबर दी है कि वो बाकायदा तौर पर जो 26,000 लाहौर पुलिस के खिलाफ शिकायतें आ गई हैं। और क्या फायदा हुआ वो 26,000 शिकायतों? लाहौर पुलिस का जो चीफ है वो अपनी नौकरी जाने के चक्कर में बैठा हुआ है। तब्दीली सरकार
मैं तो लफ्ज़ तब्दीली सरकार एंजॉय कर रहा हूँ। मैं वही कह रही हूँ, कौन सी तब्दीली सरकार, क्या तब्दील हुआ, कब हुआ था तब्दील, जब तब्दीली सरकार थी आपने तब तब्दीली सरकार ने, हाँ आपने कुछ काम किए, आपने 8 IG बदल दिए खोखर साहब। हाँ बस ये काम किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, सेक्रेटरीज बदल दिए, आपने ये काम किया है, बस यही काम किया आपने थाना कल्चर को तब्दील करने अच्छा के लिए का स्लोगन लिया और आप तब्दीली करते जो लाहौर पुलिस का सरबराह वो तो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में बैठा हुआ है, वो रोजाना कभी किसी अदालत में जाकर स्टे ले रहा है, कभी किसी अदालत में जाकर स्टे ले रहा है, तो वो लोगों के मसाइल क्या हल करेगा? लोगों की उसकी जो ग्रिप है, जो SP लेवल पर लोगों के मसाइल ये है कि जी लाहौर के बैंकों के बाहर डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, 201 शहरी लुट गए हैं, सदर डिवीजन में 46, मॉडल टाउन में 41 के साथ ये दूसरे नंबर, 35 वारदातें हुई हैं सिटी डिवीजन में। अब ये अंदाज़ा लगा लें आप 150 अरब रुपए का बजट आप पुलिस को देते हैं, क्या आप लोगों को लूटने के लिए बजट देते हैं उनको? ऐसे ही है, ऐसे ही। हम जो तनख्वाहें देते हैं, हमारे टैक्स से तनख्वाहें करती है, क्या हम उनको इस बात के लिए पैसे देते हैं कि हम लुट जाएं ATM के बाहर? अब तो रात को ATM बंद कर देते हैं लोग, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बैंक वाले ATM बंद कर देते हैं। मैंने कल 3-4 दफ़ा कुछ ATM स्ट्राइक किए लिबर्टी में, इवन के वो ATM बंद है। क्यों जी? बस वो पैसे नहीं, हालात इस तरह के हैं। तो अंदाज़ा लगा लें कि हम किस हद तक एक अपने आप को नज़रअंदाज कर चुके हैं, ये लोग बेहिस हो चुके हैं कि हम किसी का सोच नहीं सकते। जिद्दत की तरफ जा रही है, आपके पास तमाम ये चीज़ें नहीं रोक पा रहे हैं भी, ये जो कैमरे आपने जगह जगह लगाए हैं ना, तो ये आपको तहफ़्फ़ुज़ माफ़ कीजिएगा, हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा छूट दे दी जाती है, जिस पर पुलिस बेबस हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि पुलिस पकड़ती ज़रूर है, इनको गिरफ्तार करती, फिर सज़ा देना अदालत का काम है। जब वहाँ पे आप सज़ा नहीं दे पाएंगे तो फिर इन मुलज़िमों ने आज़ाद ही रहना है। और दूसरा, इकॉनमी अगर देखें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर वो लोग क्राइम करेंगे। ये सिचुएशन ही बढ़ती जा रही है, इस पर गवर्नमेंट को आपको 3-4 स्टेप सोचने पड़ेंगे। आपको लोगों को जॉब्स देना होगी ताकि लोग इस तरफ आए ना, अच्छा रोज़गार उनको दें, अच्छी इनकम उनको दें। उसके बाद अगर क्राइम कंट्रोल नहीं हो तो फिर आप पुलिस को पकड़ें। पुलिस जब किसी क्रिमिनल को पकड़े फिर अदालत पे बात आती है कि अदालत उसको सज़ा दे। नहीं जी, जब आप सज़ा नहीं देंगे फिर ये उसी तरह का मामला है जो चलता रहेगा, फिर लोग इसी तरह ATM के बाहर लुटते रहेंगे। अब तो रात के वक्त ATM पे जाना भी खौफ आता है। नहीं जी, हम ये जुर्रत ही नहीं कर सकते। जैसे ही शाम हुई है, आजकल तो वैसे ही सर्दियों में आपको पता है जी 5 बजे के करीब अंधेरा होना शुरू हो जाता है। ATM के बाहर क्या, घरों से बाहर निकलते हुए लोग सोचते हैं कि भाई मुख्तलिफ इलाके जो हमारे हैं, अभी ये फॉग शुरू हो जाएगी, फॉग में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंसान जो चोरियाँ डकैती हैं वो बहुत ज़्यादा राजधानी होती है, उसमें लोगों को एहतियात करनी चाहिए। खैर, अब अगर इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही, हम लोगों को खुद भी सोचना होगा कि हम इस मामले में केयरलेस ना हो, खुद केयर करें, आप बाहर बिला वजह ना निकले। मुझे अब पता अली क्या लगता है, कुछ खबरें ऐसी हैं जिनको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब आपने 500 दफा PIC की खबर डिस्कस कर ली, किसको फर्क पड़ा? किसी को फर्क नहीं पड़ा, किसी को भी नहीं फर्क पड़ा। हालात जूं के तू हैं, आपको पता चला स्टंट नहीं है, बेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, किसी के सर पे जूं नहीं रेंग रही है। आपने कहा शहर में चोरियां डकैतियां हो रही हैं, पुलिस सियासी है, सारी आपकी पुलिस जमान पार्क है, कोई कुछ कर नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। 500 एहलकार वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं जमान पार्क के अंदर, 2 SP हैं, 16 SHO, 16 DSP, 16 SHO, 8 DSP। अंदाज़ा लगा लें आप कितने आपने सिक्योरिटी आपने लगा रही है। और लाहौर का जो CCPO है वो अपनी नौकरी, खोखर साहब ने बात सही की कि वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में, और नौकरी बचाने के चक्कर में लाहौर पुलिस जो है वो इस बात को नज़रअंदाज कर दी। वैसे शदीद गुस्सा आ रहा है, खबर चेंज कर दें, लेकिन खबर क्या चेंज करनी है, वो खबर भी यही है जी, एहसास राशन प्रोग्राम में फ्रॉड, 7 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन पकड़ी गई हैं। कौन एहसास कर रहा है, किसका एहसास कर रहा है? देखिए, इस पे मैं ना ये कहूँगा कि जो मर्चेंट हैं उनको खुदा का खौफ करना चाहिए। दुकानदारों को गवर्नमेंट ने एक चीज़ आवाम को सहूलत देने के लिए अगर बनाई है तो दुकानदारों ने लूटना शुरू कर दिया है। को फिर सहूलत रहने के लिए कुछ इकदाम भी तो करने चाहिए ना। अब इकदाम तो नहीं सब कुछ छोड़ सकती। देखें, अब ये बात, अगर मैं एक आवाम को सहूलत देना चाहता हूँ, आपके थ्रू देना चाहता हूँ, आपकी वसातत से देना चाहता हूँ, तो फिर मेरे से भी तो आपने कुछ लूटना शुरू करनी है ना। पूछ करेंगे ना। अब लोगों ने जो वेरिफिकेशन एक सिस्टम, जो सिस्टम आपने बनाया हुआ था, उस सिस्टम में कुछ खला था तो ये चीज़ें हुई ना। अब उस खला को दूर करना है इनका। पहली बात तो ये कि एहसास राशन प्रोग्राम में जो मैंने ये खबर दी थी कल, तो इसमें मसला ये आया था कि कुछ ट्रांजैक्शन अनयूजुअल हुई,
इन लोगों को पता चला कि यार इस तरह की अचानक से ट्रांजैक्शन हो रही होती है, किसी को कोई खबर नहीं होती, आप मामूली सी ट्रांजैक्शन करें, आपके पास एक मैसेज पता चल गया ना, उनको पता चल गया कि अचानक से इतनी ट्रांजैक्शन, एक ही दिन में 5-5 लाख का मर्चेंट दुकानदार जो है वो कमोडिटी अपनी सेल कर रहा है। तो इस पर इनको कुछ शकूक शुबात हुए, इन्होंने चेक किया, फिजिकल वेरिफिकेशन की, तो वो वहाँ पे कोई मर्चेंट नहीं था। घर बैठे किसी ने अपने ऐसे ही वो अपने आप को एहसास राशन में रजिस्टर्ड करवाया, उसने पैसे निकलवाए, ट्रांजैक्शन हुई, लो जी। अब ये पूरा एक गैंग है ना, माफिया है, कोई अकेले ये कर सकता है? हम लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह, जब आप खुद इस तरह के काम नहीं करेंगे कौन खुद सोचेगा यहाँ? अब इसके लिए ये जो इशू ब्रेक हुआ, इसके बाद अब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के काम जो है इस पर काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस पर कंट्रोल करेंगे। डू यू थिंक कि कुछ होगा इसका? देखिए सिस्टम, इन लोगों तक हाथ पहुंचेंगे? उन लोगों के पास आईडी कार्ड्स हैं इनके, जहाँ जहाँ से ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जहाँ जहाँ से आपको अनयूजुअल इस तरह की चीज़ें नजर आई हैं ना, तो वो उनके पास तमाम डाटा मौजूद है। ठीक है, हर चीज़ उनके पास नाम, पता, आईडी कार्ड, हर चीज़ मौजूद है उनके पास। अब वो इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करेंगे जो इनका मौक़िफ़ है, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस फ्रॉड को रोकने के लिए हम बाकायदा एक पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, ताकि एक जिद्दत तरीके को अपनाते हुए जो एक आपका ऐप सिस्टम है उसके तहत हम इसको कंट्रोल करेंगे। ये नहीं कि हमने ये जस्ट एक चेक किया था कि हमने 8 मिलियन का बजट जो रिलीज़ करके एक चेक किया था कि अब देखते हैं कि इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि नहीं, कुछ चीज़ें उनको रिपोर्ट हो चुकी हैं, अब वो इसको पकड़ लेंगे, अब वो देखेंगे कि जनाब हम इस सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है। तो लिहाजा आवाम से भी यही अपील है कि जो मर्चेंट हैं इस चीज़ को आप आवाम के लिए सहूलत को मद्देनजर रखते हुए इसको अदा करें। अब ये ना कि आप इसको खुद लूटना शुरू कर दें। 12 बजे यूटिलिटी स्टोर से, बल्कि 12 बजे से पहले सुबह 8 बजे आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, लंबी लाइनें लगी हैं और 12 बजे से पहले वहां पर आटा खत्म हो जाता है। आवाम के लिए सहूलत है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम के हिस्से में जी क्रिकेट का बुखार तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हर सर पर रहता है, लेकिन अब तो फुटबॉल का बुखार भी हमें लोगों को इस तरह से चढ़ा नजर आ रहा है कि सभी लोग फाइनल की तरफ जो है वो नजरें जमाए बैठे हैं और इस मार्के को लेकर लोग तबसरे भी कर रहे हैं, तज्जिए भी कर रहे हैं और फिर इंजॉय करने के लिए भी इस मुकाबले को तैयार हैं। कल जो फाइनल होने जा रहा है फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान, उसके लिए जी गुड लक कहना चाहेंगे दोनों टीमों को। लेकिन कुछ बात कर लेते हैं जी, फुटबॉल हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या क्या आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं? हमें अपने नौजवानों को फुटबॉल के मैदान में लाने के लिए क्या क्या सहूलियात देनी पड़ेंगी और यहाँ पे जो टैलेंट है उस पर हमने बात करनी है जी। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, मियां रिजवान अली साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी। वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल? अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र। सबसे पहले तो कल के मुकाबले के बारे में बताइएगा, क्या तवक्कुआत हैं, कैसा देखते हैं कल के मुकाबले को? और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। डेफिनेट देखें ना, जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये हमारे मुस्लिम कंट्री में हो रहा है और बड़ी बात है, कतर जो हमारा हमसाया भी है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है इतना बड़ा इवेंट, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है ये वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का है। इसमें 213 कंट्रीज गेम है पूरी दुनिया में, लेकिन 32 जो क्वालिफाई होकर आती हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड कप खेलने। कल का फाइनल मैच वेरी डिफिकल्ट, वेरी टफ, और बिलीव करें इसमें जो अर्जेंटीना है उसने भी वर्ल्ड कप जीती हैं, टीमें दोनों जबरदस्त हैं। फ्रांस ने भी वर्ल्ड कप जीती हैं, फ्रांस लास्ट जो वर्ल्ड कप उसका चैंपियन भी है, ठीक है जी। और मैं समझता हूँ कल का जो मैच है वो इजी नहीं है, वेरी टफ मैच, और लोगों को देखने का मजा आएगा। पसंदीदा प्लेयर्स जो लोगों के हर तरफ, हम तो चर्चे ही मैसी के सुन रहे हैं, क्यों ऐसा? अर्जेंटीना देखिए उसका ये आई थिंक चौथे या पांचवा वर्ल्ड कप है ये वाला जी, वो अभी आई थिंक ये लास्ट वर्ल्ड कप है उसका, जो उसने भी कहा है कि उससे आप आगे रिटायरमेंट ले, 35 उसकी एज है, अभी तो यंग है, इतना ओल्ड भी नहीं है। मेसी इज अ वेरी गुड प्लेयर इन द वर्ल्ड, उसका जो स्टाइल है, उसका जो उसकी ड्रिबलिंग है, पासिंग है, जितने भी हमारे यंग बच्चे हैं जो फुटबॉल देखते हैं वो मेसी के फैन है, रोनाल्डो के फैन है, लेकिन मोस्टली जो मेसी के फैन है। तो मेसी ने ऐसे ऐसे एंगल से बॉल दिए हैं, डिलीवर किए हैं कि कुछ सोच भी सकते हैं यार इधर से बॉल डिलीवर करेंगे वो ऐसे गोल होगा। तो कल का मैच तो मैं समझता हूँ कि अर्जेंटीना इज 60 एंड फ्रांस इज 40, क्योंकि फ्रांस लास्ट टाइम चैंपियन भी है, तो वो यानी हमें दोनों टीमों को लाइट मिलना चाहिए। दोनों टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप अपने नाम भी कर चुकी हैं और बहुत अच्छा हमने देखा कि उनके पास प्लेयर भी हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अब आ जाए कुछ हम जहाँ पर हर तरफ चर्चे सुनते हैं क्रिकेट के, पाकिस्तान में हम फुटबॉल को उस तरह क्यों नहीं लेकर आ पा रहे? टैलेंट भी हमारे यहाँ मौजूद है,
सो वजह आप क्या समझते हैं? देखिए आगे बात ठीक है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है जी। अब ये जो मैचेस हो रही हैं इसमें रात 12 बजे मैच हो रहे हैं, 10 बजे मैच लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, ठीक है जी। और कई बार अभी कुछ बच्चे हमारे कतर में मैच देखे भी आए हैं हमारी अकेडमी के ना जी। तो पाकिस्तान में मेन जो प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रक्चर नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद 2015 से आज तक जो प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान फेडरेशन में, उसमें बैन भी रहा है, सस्पेंड भी रहा है पाकिस्तान। देखिए ये काम है गवर्नमेंट का और जो फुटबॉल फेडरेशन उनका काम है। अभी नेशनल ओलंपिक कमेटी आई है फीफा की, जो आके उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने जो विजन दिया है आई थिंक कि उसमें काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके लिए हमें तकरीबन 20 से 25 साल चाहिए एक यूथ को तैयार करना, उस लेवल पर लेके जाना। सऊदीया में एक पिछले 12 साल से लीग हो रही है, सऊदीया ने अर्जेंटीना को हराया है, मीन्स कि उनका फुटबॉल उन्होंने बेसिक स्टार्ट किया है। हमें भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर, कोई ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी जहां हमारे बच्चों को वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, उसका टाइम चाहिए हमें टाइम भी चाहिए और इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। अब मुझे ये बता दें कि हमारे यहाँ जो हम टैलेंट कह रहे हैं जिसको आगे लेकर हमने आना है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो एकेडमी रन करते हैं, आपके पास तो बड़े ज़बरदस्त स्टार्स बच्चे तैयार होते हैं। जी, एक तो हमें चाहिए कि जो ना गवर्नमेंट को चाहिए कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो बैंक्स हैं या मल्टी कंपनीज हैं, उनको चाहिए कि वो अपने डिमांड टीमें ऑर्गेनाइज करें। टीम्स हैं, उनके पास फंड होते हैं बकायदा ना जी। अगर ऐसी टीमें बननी शुरू हो जाएँ, डिपार्टमेंट बन जाएँ, उसके बाद स्कूलों कॉलेजों में प्रॉपर टीम बन जाएँ, इससे हमारा ये होगा कि चले ग्रास लेवल के ऊपर कुछ टैलेंट से हाईलाइट होगा ना। उसके अलावा पाकिस्तान में कोई प्रोफेशनल अकेडमी नहीं है, मतलब कल्चर नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है पाकिस्तान में। उसके लिए पाकिस्तान के जो फेडरेशन है, गवर्नमेंट है, उनको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तकरीबन ऐसी जैसे हमारे MTF है, इस तरह की कोई 1000 अकेडमी ऑर्गेनाइज करें, उसको बेनिफिट दें, उसके बाद प्रोफेशनल अकेडमी बनाएं और इनके लीग करवाएं। सही लीग में आपने अगर टैलेंट को सामने लेकर आना है, उसके लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। मुझे ये बता दें, हमारे यहाँ वो सहूलियात मौजूद हैं जो हमने प्लेयर्स को देनी है, या उसमें भी हमें हेल्प की ज़रूरत है? देखिए जी, यहाँ हमें उस लेवल के जिस लेवल के वर्ल्ड में एकेडमी से आए, कल्चर है, स्ट्रक्चर है, उस लेवल के नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना, हमें एटलीस्ट अगर आज हम कहते हैं जी ठीक है, हम पीछे कोई यूथ लेके आती हैं, उनको हम प्रॉपर अकेडमीज में रखती हैं, एजुकेशन देती हैं, 100 के करीब बच्चों को जो टैलेंट पूरे पाकिस्तान में टैलेंट है उनको पिक करें, उनको एजुकेशन दें, उनको फुटबॉल दें, जाके इंटरनेशनल जो है ना टूर्नामेंट उसमें पार्टिसिपेट करवाएं, ताकि फिर हम आगे आएंगे ना। बिल्कुल, टैलेंट कभी पाकिस्तान में नहीं है, ऐसे ऐसे प्लेयर है, बिलीव करें, मैं खुद परेशान होता हूँ कि इनका फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान में। एक कल्चर नहीं है, अगर कोई लीग नहीं है, कोई अच्छी टूर्नामेंट नहीं है पाकिस्तान में, उनके लिए ज़रूरी है कि हमें कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप में देखें लोगों को बड़ी अवेयरनेस हो गई है, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया ने इतनी अवेयरनेस कर दी है बच्चों में। अब बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि जी बताएं हम कहाँ जाके खेलें, कहाँ जाके खेलें, हमारे लिए प्लेटफॉर्म कोई होना चाहिए प्रॉपर। पेरेंट्स से मैं चाहूँगी ज़रूर कि अपने बच्चों को इस खेल की तरफ लेकर आएँ। कुछ अपनी एकेडमी के बारे में बताइएगा, किस तरह से क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, बच्चे अपनी स्टडी के साथ किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं अपने? एक तो जी हमें हो गया तकरीबन 18 साल एकेडमी को, क्लब को, और 39 ईयर मुझे हो गया फुटबॉल में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो बच्चे शुरू होते हैं या हमारे बच्चे शुरू होती है 3 ईयर टू ऑनवर्ड। हम अंडर 16 गर्ल्स चैम्पियन हैं, अंडर 18 गर्ल्स चैम्पियन पाकिस्तान के हैं, अंडर 15 गर्ल्स के चैम्पियन पाकिस्तान में है। हमारा जो कल्चर है सारा फैमिलीज का है, उसमें 3 ईयर टू ऑनवर्ड हमारे पास बच्चे हमें वो कहते नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए थे अच्छे प्लेयर, अच्छे लोग, ताकि बच्चे इंजॉय करें, खेलें, अपना फ्यूचर बनाएं। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर बच्चों को फिट रखना चाहते हैं, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी यकीन माने आपके बच्चों को जहां एक्टिव करते हैं, ना सिर्फ खेल के मैदान में, बल्कि आप देखते हैं कि उनकी एजुकेशन पे भी असर पड़ता है और वो उस तरह से नज़र आता है कि आपका बच्चा एक्टिव हो रहा है। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें, ये जो एकेडमीज़ हैं सिखाने में, इनका रोल आप क्या समझते हैं? मज़ीद एकेडमीज़ की तादाद बढ़ाना कितना ज़रूरी है? दुनिया में जो भी प्लेयर निकलता है जी, वो निकलता है एकेडमी से, ग्रास लेवल से निकलता है। उधर से जो एसोसिएशंस हैं, यहाँ प्राइवेट क्लब्स हैं, वो पिक कर लेते हैं बच्चों को, उनको फिर रखते हैं, उनको एजुकेशन देती हैं, फुटबॉल देती हैं। इसलिए जितने प्लेयर हैं इनकी हिस्ट्री निकाल दें, इस तरह निकले सारे।
पाकिस्तान में भी हमें चाहिए, हमें फेडरेशन को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें जितनी पाकिस्तान में अकेडमीज हैं उसको एक प्लेटफॉर्म में लेके आए, वो उस वहाँ बाकायदा चेक करें कि इस अकेडमीज की ज़रूरत क्या है, इनको क्या चीज़ चाहिए, इनके पास जो टैलेंट है बच्ची है उनको हाईलाइट करना चाहिए, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो तो यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा हाईलाइट हो, खेले, बाहर जाए खेले। हमें जो प्रॉब्लम आती है बाहर जाए खेलना हमारे बड़ा मुश्किल होता है, सम टाइम हम वीज़े नहीं मिलते, रिफ्यूज़ कर देते हैं वीज़े। क्यों? वो कहती है फुटबॉल पाकिस्तान की फुटबॉल, यहाँ तो क्रिकेट है पाकिस्तान में। हम कहते हैं नहीं, प्रॉपर बच्चे खेलते हैं, अकेडमिक कल्चर हमारे पास है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, फिर हमारे पास पूरा कल्चर बना हुआ है फुटबॉल का। अब रह गया है पाकिस्तान में जितने स्कूल्स है, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में भी फुटबॉल काफ़ी है, उनको भी चाहिए अपनी प्रोफेशनल टीमें बनाएं। बिल्कुल, आपको आपके पास टैलेंट है तो उसको पॉलिश करके आगे लेकर आना होगा। मैसेज देखने वालों को कुछ देना चाहेंगे आप? मैसेज तो मैं अभी देता हूँ, पुर्तगाल टीम हारी है, मेरा बेटे ने ना फैन है पुर्तगाल, उससे ना खाना खाया, फिर रात जागता रहा अच्छा। कि मेरी टीम हार गई। ऐसे कई वाक़े हैं पाकिस्तान में जो बच्चों के इतना शौक है, बच्चों का, उनके फैन है टीमों के, तो कई मुझे मैसेज भी आया कि ये सब देखिए बच्चे रो रहे हैं, हार गई टीम, ब्राज़ील हार गई, वेरी फेमस वर्ल्ड 5 to 6 वर्ल्ड कप जीती उन्होंने। मैसेज पेरेंट्स के लिए है, बच्चों को गेम के लिए निकालें, कंप्यूटर से उनकी जांच हटाएं। बच्चों की आंखें खराब हो जाती है, बच्चे बीमार हो जाती हैं, बच्चे वीक हो जाती हैं। हेल्दी अगर आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं तो ये खेल के मैदान इसी तरह से आबाद रहेंगे। अगर आप अपने बच्चों को यहाँ रुख कराएंगे, आपके बच्चे कुछ सीखेंगे भी, आगे जाके प्रोफेशनल मैदान में भी आपको आपके बच्चे आगे नजर आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अभी एक अपडेट आप वीकेंड है, मौसम कैसा रहेगा, बारिश के इम्कानात हैं या नहीं, कोमल हमें बता रही हैं, बाहर मौजूद है। ओवर टू यू। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम में तब्दीलियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। सूरज ने किरणें बिखेरी हैं लेकिन हरारत महसूस नहीं की जा रही है। आज हवाओं का सिलसिला भी थोड़ा सा थम कर चल रहा है। और इसी के साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि जो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहने के हवाले से माहिरीन की जानिब से भी इम्कानात जो हैं वो आज जाहिर किए जा रहे हैं। खुश्क सर्दी पड़ रही है और बारिश का ताहाल कोई इम्कान माहिरीन की जानिब से जाहिर नहीं किया जा रहा, लिहाजा जो है वो शहरियों को हिदायत की जा रही है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, स्टीम का इस्तेमाल करें, शजरकारी को फ़रोग़ दें, क्योंकि शहर लाहौर में अपने हिस्से का पौधा लगाएंगे तभी शहर लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर करने में अपना किरदार निभा सकेंगे। आज हम पौधा लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कल को आने वाले जो मुस्तक़बिल की हमारी जनरेशन है वो उससे फैज़याब होगी। आज हम स्मोक की बदतरीन सूरत हाल से निपट रहे हैं तो शायद हमारे आज एक फ़र्ज़ निभाने की वजह से हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो इससे फैज़याब हो जाएँ। इसी के साथ साथ आज टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो ना मौजूदा टेम्परेचर जो है वो भी आज 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के हवाले से कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। अगर माहौल में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो लाहौर का AQI जो है वो इस वक्त 299 रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भी पहले नंबर पर आ चुका है। जी, थैंक यू कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं सूफीज़म। कवाली हमेशा से लाहौर की सकाफत का एक हिस्सा भी रही है, लाहौरियों के दिल के बहुत करीब भी रही है। हमने बहुत बहुत बड़े नाम देखे जिन्होंने कवाली को एक ऐसी रूह बख्शी कि उनके आज इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके नाम जिंदा हैं, उनकी आवाज़ जिंदा है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि उनकी आवाज़ हमने देखा कि ऑलमोस्ट दुनिया के हर मुल्क में, हमसाया ममालिक में लोगों ने पसंद भी किया, ना सिर्फ पसंद किया बल्कि सराहा, बल्कि वो बहुत सारे लोगों के फेवरेट भी रहे। बड़े बड़े नाम हमने यहाँ पर देखे और आज भी इस फ़न को ज़िंदा रखने के लिए हमारे पास बहुत बड़े नाम मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ इसको ज़िंदा रख रहे हैं बल्कि नई रूह भी इसमें फूंक रहे हैं। हम जदीद वक्त के साथ साथ जिद्दत भी देख रहे हैं और इसमें नयापन भी देख रहे हैं। हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। मारूफ कव्वाल शेर मियादाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है अपने शो में, वेलकम करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे जानना चाहूँगी, हर दौर में हमने देखा कव्वाली का फ़न, इसमें जिद्दत भी आती रही, लोगों को पसंद भी रहा। सूफीज़म हो या फिर एक नई जहत हम कव्वाली को देखें, हमेशा से लोगों के दिलों के बहुत करीब रहा। क्यों ऐसा है? असल में बात यह कि कव्वाली को जो दुआ है वो ख्वाजा खाजगां
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज सरकार की ये दुआ का काम है, क्योंकि सूफ़ी का कौल बयान करना, कौल से कवाली जो, और जो कवाली को बयान करता है वो कवाल, तो उसमें असर होता है, कैफियत होती है, कि वजदानियत होती है, शुरू से ऐसा होता रहा। और जिस तरह दौर बदलता जाएगा और इसी तरह ये ढलती जाएगी। आप ये देखें कि ऐसे ऐसे कवाली हैं जो 78 की हैं, लेकिन इस वक्त वो इस तरह के क्रेज है उसका। हाँ, हम देखते हैं ना, गाने होते हैं, शायरी होती है, वक्त के साथ साथ वो तब्दील होती जाती है। उसकी जो असल रीज़न ये थी कि जितना, जिसको हम कहते हैं ना, वो जो भी काम हुआ था वो सॉलिड हुआ था, ना कि सिचुएशनें लिखी किसी ने। आजकल सिचुएशनें लिख रही हैं, आपके कौन से कपड़े हैं, मेरे कौन से कपड़े हैं, ये नहीं था। वो एक लॉजिकली एक पोइट्री होती थी, उसकी कंपोजिशन होती थी। वो देखे सच जो है, और वो बुजुर्गाने दीन की तालीमात हमेशा हमने देखा कि कोई एक मैसेज भी छुपा होता है। जी जी, आपको करीब भी लेकर जाता है, आप एक दुनिया में दूसरी चले जाते हैं, सुनने वाले चले जाते हैं, तो आप तो बिल्कुल बिल्कुल जी। इस तरह के, जिस तरह हमारे अल्लाह पाक का नाम है, अब शुरू अल्लाह से होता है, तो जब आप उसको फील करेंगे, सुनने वाला फील करेगा। या अपने वो क्वाली नाइट में ये देखते हैं कि हमारे रब का जिक्र हो रहा है, फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका का जिक्र होता है, फिर मौला पंजतन पाक का, फिर उसके बाद मनाकिब होती हैं, फिर उस पर लोगों को गज़लों का इंतज़ार होता है। ये बड़ी बाबरकत महफिल होती है। तो वजदानियत और कैफियत उसी वक्त होती है जब आप अपने महबूब को सामने देखेंगे या उनको सामने ला के जो पढ़ेंगे, उससे तो फिर आपको पता। मैं कुछ आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, कितने साल हो गए इस फील्ड में? आपकी इंस्पिरेशन हमेशा, आप जिस फील्ड में आते हैं ना, आप किसी को देखते हैं बचपन से और उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जी, मेरे जो वालिद साहब उस्ताद मियाँ दाद खान साहब, मेरे दादा दीन मोहम्मद खान साहब, फिर मेरे बड़े भाई बदर मियाँ दाद खान, लिस्ट तो बहुत मेरे पास, फिर नुसरत फ़तेह अली खान साहब, क्योंकि हम एक दादा की औलाद, माशाल्लाह घराना ही आपका पूरा। तो इनसे इंस्पायर हूँ। और फिर मैं 86 या 85 से जब मेरे वालिद साहब वफ़ात पाई उन्होंने, तो फिर मैं मैट्रिक क्लियर की। उसके बाद फिर मैं भाई बदर मियाँ दाद खान साहब के साथ रहा। तो ये शौक़ ना फिर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर इंडिपेंडेंट जो मैंने 1996 से इसको शुरू किया, फिर मैं हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सरकार का दरबारी कवाल बना। फिर बस अपने अल्लाह से रजू था कि या अल्लाह कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो ख़ानदानी है। उस्ताद मियाँ दाद खान साहब, अहमदीन खान, दीन मोहम्मद खान, बाबा मिस्री खान, तो ये लेके चलना है। तो मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, या अल्लाह तो इस काबिल कर दे। तो बस ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है, चलता। बिल्कुल, आप उस जिम्मेदारी को लेकर चलते हैं, फिर अल्लाह ताला भी आपको चुन लेता है कि आप इस जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे और फिर शेर मियाँ दाद साहब हमारे साथ मौजूद है। आज वीकेंड भी, आपके वीकेंड को भी कुछ स्पेशल बनाएंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हमारे साथ शेर मियाँ दाद साहब मौजूद हैं। हम इससे पहले कि गुफ्तगू करें, हम कुछ सुनेंगे भी। आज वीकेंड है तो लाहौरिये वैसे ही बड़ा हमारा शो पसंद करते हैं। आप मौजूद हों तो फिर हमें शिकायत मिलना शुरू हो जाएगी कि कुछ सुनाया क्यों नहीं गया। मैं सुनाता हूँ, बिल्कुल लाजमी। मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो, तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। वाह, जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। हम अक्सर देखते हैं कि आप जब भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, बस
लोग जो है ना वो दिल दादा हो जाते हैं। आपको कैसा ऑडियंस में लाइव परफॉर्म करना, फीडबैक सामने देकर खुशी तो होती होगी? मुझे सबसे अच्छा ही लगता है लाइव पढ़ना और लोगों को, क्योंकि फेस रीडिंग करता हूँ मैं, तो लोग क्या चाहते हैं और उसके लिए फिर नए नए अशार ढूंढता हूँ मैं किताबों में। कि एक तो रूटीन होती है ना कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ी, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है बिल्कुल। लेकिन उससे पहले क्या चीज़ें जो लोगों ने पहले ना सुनी हो तो उनको अच्छा लगे, फिर वो कलाम में ढूंढता हूँ, अशार ढूंढता हूँ जिससे फिर वो लोग इतने बड़े क्राउड के सामने मैं कहती हूँ वाकई परफॉर्म करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। ये लाइव परफॉर्मेंस जो है बट नाइस होता है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे आपको वो मोहब्बत सामने मिल रही होती है ना? बिल्कुल वो, हाँ जी, ये रिस्पांस सामने मिल रहा होता है। रिसेंटली में आपके सामने भी मैंने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, हमारे भी एक फैमिली इवेंट में आपने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा फीडबैक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, माशाल्लाह इस लेवल पे पहुँच के भी आपको लगता है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है? हम बहुत बहुत बड़े फनकारों को देखते हैं, गुलकारों को देखते हैं, वो समझते हैं कि जी हमने तो सब सीख लिया। देखिए जिस तरह एक्सरसाइज है या वॉक आप करते हैं, जब छोड़ेंगे तो आप तकलीफ़ें तो होंगी ना, तो इस तरह रियाज भी जो है, मिसाल के तौर पे अभी मैं, हमारे लिए ये सुबह उठना बड़ी समझ जालिम चीज़ है, लेकिन उठ के भी पहली दफ़ा मैंने यहाँ पे आ की है, अलार्म किया है, तो ये अगर रियाज ना होगा तो फिर ये चीज़ें नहीं कंप्लीट होती। तो मैं तो समझता हूँ जब तक ज़िंदगी है तो अच्छा, रियाजत का नाम यही नहीं है कि आप गाते रहें, रियाजत ये भी है कि कुछ चीज़ें आप क्रिएट करें, उसको ढूंढें कि आज ये है, कल क्या होने वाला है, उसको किस तरह म्यूज़िक को देखना है, ये भी एक रियाजत है। और आप वो सिर्फ बना बनाया काम कर लें तो वाकई आप नाम नहीं बना सकते। हाँ, खुद एफर्ट करना, कुछ बनाना, मेरे ख्याल से वही आपको भी कुछ बनाता है। अच्छा जी, कवाली से हटकर हमने आपको गाने गाते भी देखा, हमने आपको ओएसटी पर काम करते भी देखा। अब फ्यूचर में भी क्या यही सब सिलसिला रहेगा कि आप कुछ अपनी एल्बम की तैयारी भी कर रहे हैं? अब मैं जिस तरह हमारी रूटीन में ये चल रहे हैं सारे आइटम खान साहब के, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह आपको पता ही है कि लोग, मैं बड़ा लकी हूँ कि खान साहब का तो आइटम माशाल्लाह है ही बाबरकत, और वो गाने से इंसान की इज़्ज़त में इजाफा होता है लोग। लेकिन जब लोग मेरी फरमाइश करते हैं मेरे आइटमों की भी, जिसमें नसीबा खोल दे मेरा, बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दियाँ, लैला 11वीं वाले दाना, या मैं पंजतनी हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो जो काम हमने किया हमारे ख़ानदान ने, तो वो मिक्स अप होकर सारा सुन रहे हैं। अभी जो रिसेंट में मैंने एक वर्क किया है कि 10 आइटम करके ना, अच्छा। जिसमें जितने असातिज़ा हैं, शोरा हैं, बड़े बड़े नाम, जिसमें पूर्णम अलाहाबादी साहब जिनकी ये तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, उनका एक आइटम है, फिर अख्तर शुमार साहब है, उनका एक आइटम है, फिर खलीलुर रहमान कमर साहब है, उनका मैंने आइटम किया है। तो उस पर मैंने यानी उसका मैंने नाम रखा सूफी स्टूडियो। तो इंशाल्लाह सूफी स्टूडियो में आपको इसी तरह की नई अच्छी अच्छी कवाली सुनने को, गज़ल मिलेगी। चलें जी, आपके फैंस जो हैं वो फिर इंतज़ार करने लगेंगे कि हमें अब नया कब कुछ सुनने को मिलेगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी मंडे को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।